नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम यानी वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली। इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 बाय महेश सर के द्वारा। चैनल है स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता। प्लीज अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां। वायुमंडलीय परिसंचरण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो कुछ सेल दिखा रखे हैं जैसे कि हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, इन सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, जब पृथ्वी की सतह पर या कह सकते हैं ये जो हमारा पार्ट है 0 डिग्री अक्षांश जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवतीय वृत्त कहते हैं, यहाँ पर सूर्य का ताप ज्यादा आने के कारण यहाँ का तापमान बढ़ता है, जिससे यहाँ की जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। अब यह हवा जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है वैसे वैसे यह हवा ठंडी होती जाती है। ठंडी होने के बाद ये हवा कुछ इस तरह से विसरित होती है। अब ये हवा क्या हो गई है, विसरित हो गई है और यहाँ पर आकर ठंडी हो गई है। और ठंडी हवा जो होती है वो हमेशा नीचे की ओर यानी अपतलित होती है, तो ये हवा नीचे आती है और नीचे आकर यहाँ पर इस हवा की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है और ये हवा फिर वापस इस ओर जाती है जिधर की लो प्रेशर होता है। क्योंकि यहाँ पर है अब हाई प्रेशर, हवा ठंडी है और यहाँ पर है लो प्रेशर, हवा गर्म है। तो अब ये हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है और इस तरह से ये सेल बनते हैं जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है। हवा है यहाँ पर आती है और यहाँ से इस तरह से अपसरित होकर वापस यहाँ आती है और इस तरह से किसका निर्माण हो रहा है, हेडले सेल का। तो विभिन्न तरह के जो सेलों का फॉर्मेशन हो रहा है, वायुमंडल का परिसंचरण किस तरह से हो रहा है उसके बारे में आगे बात करेंगे। जब आप इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे तो आप लगभग इस डायग्राम को अच्छे से बनाना सीख जाओगे और ये आपको आना भी चाहिए। बिल्कुल कोशिश करना कि आप चैप्टर जब खत्म हो तो ये डायग्राम को अच्छे से बना सको ताकि यहाँ आप वायुमंडल का जो परिसंचरण है उसके बारे में भली भांति समझ सकें। तो ये हमारा उद्देश्य है। चलो अब बात करते हैं वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेदर सिस्टम। इस अध्याय में हम पृथ्वी के धरातल पर तापमान के असामान्य वितरण के बारे में बात करेंगे जो कि वर्णित है। अर्थात इस अध्याय में पृथ्वी के धरातल पर तापमान का जो असामान्य वितरण है वो वर्णित है। वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडे होने पर सिकुड़ती है, ये हम सभी जानते हैं। इससे वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आती है। जब वायु गर्म होती है तो वो फैलेगी, जब ठंडी होती है तो सिकुड़ेगी और जब वायु गर्म और ठंडी होगी तो उस समय जो वायुमंडल का जो दाब है उसके अंदर भी भिन्नता उत्पन्न होती है और जिसके कारण हवाएं चलती हैं। इसके परिणाम स्वरूप वायु क्या होती है, गतिमान होकर अधिक दबाव वाले क्षेत्रों से न्यून दबाव वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। कैसे, जैसे कि यहाँ पर है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब हो गया वायु में तापमान है वो कम है, यानी हाई प्रेशर का मतलब हो गया टेम्परेचर है वो लो है, तापमान है वो कम तापमान है। तो कह सकते हैं कि हाई प्रेशर है। और यदि तापमान है हाई तो कह सकते हैं वहां लो प्रेशर होगा, वहां पर लो प्रेशर होगा। जब इस तरह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर के जोन बनते हैं तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है। ये है हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ आती है, हाई प्रेशर हवाएं लो प्रेशर की तरफ आ रही हैं। क्षैतिजमान क्षैतिज गतिमान वायु ही पवन है। अर्थात हवा जब हाई प्रेशर से, इसका मतलब हो गया हाई प्रेशर और ये है हमारा लो प्रेशर। जब हवाएं क्षैतिज गति करती हैं, इस तरह से मूव करती हैं
तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो ये जो क्षैतिज गतिमान वायु है, ये वाली क्षैतिज गतिमान वायु को ही हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। वायुमंडलीय दाब यह भी निर्धारित करता है कि कब हवा ऊपर उठेगी और कब हवा नीचे बैठेगी। अर्थात वायुमंडलीय दाब यदि कम है तो हवा ऊपर जा रही है, वायुमंडलीय दाब यदि ज्यादा है तो हवा नीचे बैठेगी। पवनें पृथ्वी पर तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण करती हैं, जैसे पूरी पृथ्वी का जो तापमान है वो लगभग स्थिर बना रहता है। ऊपर उठती हुई आर्द्र वायु का तापमान कम होता जाता है और बादल बनते हैं और बारिश होती है। देखो यहाँ पर आर्द्र हवाएं ऊपर की ओर उठ रही है, आर्द्र हवाएं नम होती है, नम होती है हवाएं जब ऊपर उठती है तो ठंडी हो जाती है, तो बादलों का फॉर्मेशन होता है। इन बादलों का फॉर्मेशन से ही क्या होती है, फिर बारिश होती है। जब ये हवा ऊपर जाती है, ठंडी हो जाती है, तो फिर ये भारी हो जाती है और भारी हवा फिर नीचे की तरफ अपतलित होती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी जगह का तापमान ज्यादा है तो वहां पर जो प्रेशर होगा वो कम होगा। टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो होगा। तो T प्रोपोर्शनल टू 1/P, ये एक रिलेशनशिप आती है तापमान और वायुदाब के अंतर्गत दोनों में, कि तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा। अर्थात एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एक दूसरे के व्यतिक्रमानुपाती होगा ये, कि तापमान बढ़ेगा वायुदाब घटेगा, तापमान घटेगा वायुदाब बढ़ेगा। देखो यहां पर ये हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश पर इक्वेटर। यहाँ पर सोलर इंसुलेशन ज्यादा आती है, जिसके कारण यहाँ की जो सतह है वो गर्म हो जाती है। अब यहाँ पर जो हवा है वो गर्म हो जाती है, अर्थात तापमान गर्म हो गया, तापमान बहुत ज्यादा हो गया तो यहाँ की हवाएं गर्म होगी। जब तापमान ज्यादा है तो हवाएं गर्म होती हैं और गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, फिर लो प्रेशर बनेगा। अब ये गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती हैं। अब ये वार्म एयर फिर किस ओर जाती है, ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जाती है ठंडी हो जाती है, और यहाँ पर ये इस केंद्र की तरफ यानी उच्च दाब के क्षेत्र की तरफ अपवर्तित हो जाती है, इस ओर घूम जाती है, और फिर ये आ जाती है यहाँ पर 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा पर। अब चूंकि जब हवाएं बहुत ऊपर चली जाती है तो ठंडी हो जाती है, और ठंडी हवाएं भारी होती हैं, तो भारी हवाएं फिर नीचे आती हैं, और नीचे आने के बाद ये सघन हो जाती हैं, जिससे इसका वायुमंडलीय दाब है वो बढ़ जाता है। ठीक ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में होता है ये प्रोसेस। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच का जो क्षेत्र है जिसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, यहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। फिर हम आगे जाते हैं, ये ट्रॉपिकल रीजन हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम कहते हैं। फिर हमारे आगे जाती हैं सब पोलार पर, फिर पोलार पर जाती हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्षैतिजवान ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये देखो यहाँ पर दिखाया है कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुदाब है वो लो है। जब वायुदाब लो है तो इसका मतलब यहाँ तापमान टेम्परेचर है वो हाई है। हमें पता है गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, ये आर्द्र हवाएं गर्म जो ऊपर उठती हैं ऊपर जाके बादलों का फॉर्मेशन करती हैं, और उसके बाद ऊपर जाकर ये हवाएं क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ऊपर जाकर ये हवाएं क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, और फिर ठंडी हवाएं नीचे आती हैं, नीचे आके ये अवतलित होती हैं, और यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। देखो यहाँ पर दिखाया है लो प्रेशर है, हवाएं लो प्रेशर से ऊपर की ओर जा रही हैं और ऊपर जाकर बादलों का निर्माण करती हैं। ये बादल ही आगे चल के किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, बारिश के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब हम बात करें कि इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट में हम बात करेंगे वायुमंडलीय दाब में भिन्नता क्यों होती है उसके कारणों के बारे में, वायुमंडलीय परिसंचरण से संबंधित जो बल हैं उनके बारे में, वायु विक्षोभ के बारे में, वायु राशियां किस तरह से बनती हैं यानी एयर मासेज का बनना, इसके बारे में हम बात करेंगे। वायु राशियों के मिश्रण से मौसम संबंधी जो विक्षोभ उत्पन्न होते हैं जिनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, उनके विवरणों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है। मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक 1 इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। देखो ये हमारी अर्थ है, यहां से जहां तक हमारा एटमॉस्फेयर है, यहां तक जो हमारा एटमॉस्फेयर है
अब यहाँ एटमॉस्फेयर है तो इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? इसमें देखो गैसेज होती है। क्या होती हैं? गैसेज होती हैं। इसके अलावा जलवाष्प होती है। क्या होती है? जलवाष्प होती है इसमें। इसके अलावा धूल के कण होते हैं। इसके अलावा धूल के कण होते हैं। अब ये जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं यहाँ पर इनकी जो डेंसिटी है वो कम देखने को मिलती है, और जैसे जैसे ये पृथ्वी की सतह के पास आते हैं यहाँ पर इनकी डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इन सभी मासिज के द्वारा गैसों के कण, जलवाष्प के कण और धूल के कण, इन सबके द्वारा इस क्षेत्र पर जो इकाई क्षेत्र है पृथ्वी की सतह पर, यहाँ पर एक प्रेशर लगाया जाता है, एक दबाव लगाया जाता है, एक बल लगाया जाता है, उसी को हम वायुदाब कहते हैं। तो कह रहा वायुमंडल की अंतिम सीमा तक, वायुमंडल की अंतिम सीमा ये है यहां से और यहां तक एक इकाई क्षेत्रफल, ये इकाई क्षेत्रफल हो गया। इसमें वायु स्तंभ के भार को, इसमें जो वायु है इसके द्वारा जो भार लगाया जा रहा है इसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ये वायुमंडलीय दाब है, ये सतह पर सबसे ज्यादा होता है। ऊपर जाएंगे यहाँ पर सतह की तुलना में कम होगा, यहाँ पर का और कम होगा। हम मान के चलें कि यहाँ पर अगर 100 मिलीबार वायु दाब है तो इतनी ऊपर जाकर 50 मिलीबार वायु दाब हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो लगभग 20 मिलीबार हो गया। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वायु दाब क्यों घट रहा है? देखो जो इकाई क्षेत्रफल है, ये वायु का जो स्तंभ है इकाई यूनिट का, इकाई क्षेत्रफल का, अब जो इस सतह पर जो दाब लग रहा है तो यहाँ पर जितने भी इस वायु स्तंभ में जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी कण है, सबका भार यहाँ पर लग रहा है। जब हम ये 50 पर आते हैं तो यहाँ पर जो नीचे वाले कण थे इनका भार तो खत्म हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक के कणों का भार लगेगा, जिसके कारण ये वायुदाब कम हो जाता है। और ऊपर जाते हैं तो अब यहाँ तक के जो पार्टिकल थे, जो कण थे, उनका भार खत्म हो जाता है। इससे ऊपर जो पार्टिकल हैं गैस स्टेज के, उन्हीं का भार लगेगा। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होता चला जाता है। पृथ्वी की सतह पर यानी समुद्र के तल पर अगर हम बात करें, वायुदाब को जो मापने की इकाई है उसको मिलीबार कहा जाता है। वायुदाब को किस में मापा जाता है? मिलीबार में, जिसको जनरली हम एमबी कहते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे हम दूरी को सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में नापते हैं, ऐसे वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार होता है। समुद्र की सतह पर वायुदाब है, समुद्र के तल पर वो कितना है भाई? 1013.2 मिलीबार वायुमंडलीय दाब होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु सघन होती है, और इसी कारण से वायु का दाब है वो भी ज्यादा होता है। देखो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर पृथ्वी की सतह के पास वायु बहुत ज्यादा सघन होती है। क्यों सघन होती है? क्योंकि इस पर एक बल काम करता है जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल काम करता है? गुरुत्वाकर्षण, जिसको जी से डिनोटेट किया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल इन कणों को ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाने देता, उनको पकड़ कर रखता है, जिसके कारण सतह पर वायुमंडलीय दाब को सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट, वायु दाब को मापने के लिए हम जिन इंस्ट्रूमेंट का, उपकरणों का उपयोग करते हैं वो है पारद वायु दाब मापी, जिसको मरकरी बैरोमीटर कहा जाता है। दूसरा है निद्रव बैरोमीटर, जिसको एनीरॉइड बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये पारद वायु दाब मापी है, ये एक थर्मामीटर है जिसके अंदर पारा भरा हुआ है, मरकरी है। अब जैसे जैसे एयर यहाँ पर प्रेशर लगाती है इस पानी पर, वैसे वैसे ये पारा है ये ऊपर चढ़ता जाता है, और इससे हमें यहाँ के वायुमंडलीय दाब का पता लग जाता है। अर्थात एयर, हवा जब इस पानी पर प्रेशर लगाएगी तो ये पानी पर जैसे जैसे प्रेशर लगेगी वैसे वैसे ये पारा ऊपर चढ़ता है, और जहां पर ये पारा जाकर रुकता है, स्थिर होता है, वही इसका वायुमंडलीय दाब होता है। तो इस तरह से हम पारद वायु दाब मापी के द्वारा वायुमंडल के दाब का मापन करते हैं। एनीरॉइड बैरोमीटर, जिसको निद्रव वायु बैरोमीटर कहा जाता है, वायुदाब मापी कहा जाता है, इसमें यहाँ पर एक एनीरॉइड होता है, और इस एनीरॉइड के द्वारा हम किसका मेजर करते हैं? वायुदाब का मेजर कर लिया जाता है। वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वायुदाब घटेगा, अर्थात हाइट बढ़ेगी तो वायुदाब घटेगा। ठीक ऐसे ही जैसे तापमान और वायुदाब में जो रिलेशनशिप आई थी, ऐसे ही ऊंचाई और वायुदाब में भी एक रिलेशनशिप है। अर्थात हाइट बढ़ेगी, दाब घटेगा, हाइट कम होगी, दाब बढ़ेगा। अर्थात ऊंचाई बढ़ेगी तो दाब घटेगा, ऊंचाई घटेगी तो दाब बढ़ेगा। तो वायुदाब
ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। ऊंचा पर वायुदाब भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, और यह भिन्नता ही वायु में गति का मुख्य कारण है। अर्थात पवनें उच्च वायुदाब के क्षेत्र से कम वायुदाब के क्षेत्रों की तरफ चलती हैं, जिसके बारे में हम अच्छे से बात की है कि हवाएं हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ चलती हैं। वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता की हम बात करते हैं। ऊर्ध्वाधर भिन्नता का मतलब है जब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तब वायुमंडल में दाब में क्या भिन्नता देखने को मिलती है। वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ बहुत तेजी से घटता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडलीय दाब है वो बहुत तेजी से घटता है, और यह जो घटने की दर है, हास दर है, वो प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 1 मिलीबार होती है। वायु दाब हमेशा एक ही दर से नहीं घटता। इनका कहने का मतलब हम जैसे ही ऊपर की ओर 10 मीटर जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं भाई, 10 मीटर जा रहे हैं, वायु दाब आपका कितना घट जाएगा, 1 मिलीबार घट जाएगा। लेकिन हर जगह समान नहीं होती है। अब यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, इस टेबल में वायु दाब और तापमान को जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं उसको घटने की दर दिखाइए। समुद्र तल पर, यानी समुद्र तल पर वायु दाब होता है 1013.25 मिलीबार होता है, और टेम्परेचर होता है 15.2 डिग्री सेल्सियस। 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो 898 हो जाता है, टेम्परेचर 8.7। 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब 540.48 मिलीबार रह जाता है, जबकि टेम्परेचर है वो -17.3 हो जाता है। 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब है वो 265 मिलीबार हो रह जाता है, और टेम्परेचर -49.7 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। अर्थात जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान है वो कम हो रहा है, और वायुमंडलीय दाब भी घट रहा है। ऊंचाई पर जाने तो सॉरी, वायुमंडलीय दाब घट रहा है और तापमान भी घट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, वायु दाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। अब यहाँ पर हम समझें दाब प्रवणता के रिगार्डिंग। दाब प्रवणता क्या है, देखो ये तो है ऊर्ध्वाधर। यहां पर हमने कहा था कि समुद्र की तल पर वायु दाब मानो 1013 मिलीबार है। जैसे ही हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर गए लगभग 898 रह जाता है। कितना रह जाता है, 898 मिलीबार रह जाता है, एमबी। यहां पर ये भी एमबी। तो ये जो वायु दाब में भिन्नता देखने को मिलती है 898 और 898 रह जाता है 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और समुद्र की सतह पर 1013 मिलीबार है। तो ये जो वायु दाब में जो भिन्नता देखने को मिलती है इसी को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता। जब हवाएं इस तरह से चलती हैं क्षैतिज, तो यहां पर सपोज करो 100 मिलीबार वायु दाब है, और यहां पर 80 मिलीबार वायु दाब है। तो वायु दाब में कितने की भिन्नता आ रही है, 20 मिलीबार की। इस तरह की जो भिन्नता देखने को मिलती है क्षैतिज पवनों पे, इसको हम कहते हैं क्षैतिज प्रवणता। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर प्रवणता है, ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता है, इसके विपरीत एक बल काम करता है नीचे की ओर, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल है वो इस दाब प्रवणता को, जो ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता है, इसको संतुलित कर देता है, और इसी के कारण ऊपर जाती हुई पवनें हमें बहुत ज्यादा शक्तिशाली महसूस नहीं होती। अर्थात दाब प्रवणता ऊर्ध्वाधर भी है और क्षैतिज भी है। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से यह संतुलित हो जाती है। अतः ऊर्ध्वाधर पवनें इतनी शक्तिशाली हमें नहीं लगती जितनी कि क्षैतिज लगती हैं। क्यों नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता के विपरीत काम करता है और वो इसको संतुलित कर देता है। वायु दाब में अगर हम क्षैतिज वितरण की बात करें तो यहाँ पर निम्न दाब प्रणाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है, जिसके केंद्र में निम्न वायु दाब होता है। निम्न दाब प्रणाली, देखो यहां पर वायु दाब है 1014, ये यहां पर है हमारी रेखा जिसको समदाब रेखा कहते हैं। इसके ऊपर है यहां पर 1016 मिलीबार, फिर है 1018 मिलीबार यहां तक। यहां पर भी दिखा है 1014 मिलीबार, 1016 मिलीबार, और इसके ऊपर है वो 1018 मिलीबार, और इसके ऊपर है वो 1020 मिलीबार। अर्थात निम्न दाब प्रणाली में क्या होता है, केंद्र जो होता है, केंद्र में सबसे कम वायु दाब होता है, उसके ऊपर उससे ज्यादा वायु दाब, उसके ऊपर उससे ज्यादा वायु दाब। अर्थात यहां पर फिर हवाएं क्या होंगी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब के क्षेत्र की तरफ जाएंगी,
तो यहां पर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं इस तरह से मूव करेंगी। ये 118 वाली है, ये 116 है, ये 114 है, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो हवाओं की गति इस तरह से हाई से लो की तरफ। दूसरा होता है उच्च दाब प्रणाली में भी एक या अधिक समदाब रेखाएं होती हैं जिनके केंद्र पर उच्च वायु दाब होता है, जिनके केंद्र पर उच्च वायु दाब होता है। सपोज करो ये एक समदाब रेखा है, यहाँ 100 मिलीबार क्या है, वायु दाब है। इसके ऊपर जो समदाब रेखा है ये 80 मिलीबार की है। इसके ऊपर जो वायु दाब रेखा है वो 60 मिलीबार की है। अर्थात यहाँ पर समदाब रेखाएं तो बन रही हैं, लेकिन केंद्र में हाई वायुमंडलीय दाब यानी उच्च वायुमंडलीय दाब वाली रेखा है। उसके बाद उससे कम वायु दमन वाली वायु, उसके बाद उससे कम वायु दाब या मंडल वाली है जो रेखा है। तो कम वायु दाब वाली रेखाएं ऊपर है, तो यहाँ पर हवाएं हाई से लो की तरफ ऐसे चलती, यहाँ पर हवाएं हाई से लो की तरफ ऐसे चलती हैं, अर्थात अंदर से बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर केंद्र में क्या है, हाई यानी उच्च वायु दाब है, और उच्च वायु दाब के कारण हवाएं बाहर की ओर आती हैं। बाहर निम्न वायु दाब है और अंदर उच्च वायु दाब है, तो हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, और केंद्र में उच्च दाब होने पर, तो ये दो दाब प्रणाली थी, निम्न दाब प्रणाली और उच्च वायु दाब प्रणाली। अब ये समदाब रेखाओं से घिरी होती हैं। समदाब रेखाएं क्या होती हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक समदाब रेखा है 1018 वाली, 1018 मिलीबार वाली। इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे हम यहाँ पर वायु दाब का मेजर करें, चाहे यहाँ पर वायु दाब का मेजर करें, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, अर्थात इस लाइन पर कहीं भी हम वायुमंडलीय दाब का मेजर कर लें, हर जगह कितना वायुमंडलीय दाब मिलेगा, 1018 मिलीबार ही मिलेगा। तो इस तरह की रेखाएं जो एक समान दाब को इंगित करती हैं उनको समदाब रेखाओं के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ जनवरी के महीने में विश्व में क्या दिखाया गया है, समदाब रेखाओं के द्वारा वायु दाब को दिखाया गया। देखो ये उच्च वायु दाब केंद्र है, इसके चारों तरफ जो रेखाएं हैं वो निम्न वायु दाब वाली हैं, ये इससे भी निम्न वायु दाब वाली है। तो देखो हवाएं कैसे चल रही हैं, ऐसे। हवाएं कैसे चल रही हैं, इस तरह से। हवाएं कैसे चल रही हैं, इस तरह से। अब यहाँ पर भी, यहाँ पर लो प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ITCZ है, या कह सकते हैं ट्रॉपिकल रीजन है। तो यहाँ पर तापमान हाई है, तो यहाँ पर प्रेशर होगा वो लो है। तो यहाँ पर जो हवाएं वो क्या देखो आ रही है, देखो हवाओं की दिशा हो रही है इस ओर आ रही है, ये हवाएं इस ओर आ रही है, ये हवाएं इस ओर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर है तो लो प्रेशर यहाँ है, और ऊपर हाई प्रेशर, तो हवाएं हाई से लो की तरफ आती है। यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, अर्थात यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है इक्वेटोरियल रीजन में, तो यहाँ से हवाएं हाई से लो की तरफ ऐसे जा रही। ठीक है, ये जनवरी जो, सॉरी वो जनवरी का था, ये जुलाई में दिखाया गया था। ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है। ये अब जुलाई का मंथ है तो ये नीचे खिसक जाता है, और यहाँ पर ये हवाएं हाई से लो की तरफ ही प्रवाहित हो रही हैं। देखो यहाँ पर एक GIF के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। देखिएगा यहाँ पर वायु दाब को देखिए, 19 20 19 16 19 12 19 का, और ये कम होता जा रहा है 18 98 16 54। तो यहाँ पर ये लो प्रेशर जोन है, अर्थात केंद्र में जो वायु दाब प्रवणता है, केंद्र में क्या है, लो दाब प्रेशर है। तो लो प्रेशर में हवाएं कहाँ से आती हैं, देखो बाहर से हवाएं आ रही है हाई से लो की तरफ। देखो ये 1920 है, 1916 है, 1912 है, 1898 है, 1594 है। तो सबसे उच्च वायु दाब वाली समदाब रेखा सबसे बाहर है। तो उच्च दाब वाली समदाब रेखा से हवा कहाँ की ओर आ रही है, लो प्रेशर जोन की तरफ। जो अंदर जो केंद्र में लो प्रेशर वाली समदाब रेखा है वहां पर हवाएं इस तरह से मूव कर रही है। देखो ये जो ऑरेंज कलर है ये उच्च वायु दाब केंद्र से हवाएं आ रही हैं लो प्रेशर जोन पर, और यहाँ पर ये हवाएं हल्की होकर ऊपर की ओर उठ रही हैं ऐसे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 1028 1024 1020 केंद्र में सबसे ज्यादा वायु दाब वाली समदाब रेखा है 1028 मिलीबार, उसके बाद 1024 मिलीबार है, उसके बाद 1020 मिलीबार है, अर्थात केंद्र में सबसे ज्यादा प्रेशर है। तो यहाँ पर देखिए ये हवाएं आ रही हैं, और यहाँ हाई प्रेशर से हवाएं देखो बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस तरह से हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही चलती हैं। विस्पत वृत्त के निकट वायु दाब कम होता है और इसे विस्पतीय निम्न अपदाब क्षेत्र या इक्वेटोरियल लो रीजन के नाम से जाना जाता है। ये 0 डिग्री अक्षांश पर
क्या है, निम्न वायु दाब होता है, क्योंकि यहाँ पर तापमान है वो बहुत ज्यादा आता है, तो ये लो प्रेशर है जिसको एल से इंडिकेट किया गया है। तो ये क्या है, लो प्रेशर जोन है। और इस लो प्रेशर जोन को क्या कहते हैं, हम इक्वेटोरियल रो रीजन कहते हैं, या विस्पत या निम्न अवदाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के साथ उच्च दाब का क्षेत्र पाया जाता है, जिसे हम उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र कहते हैं। अब इसके ठीक ऊपर 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में यहां पर हाई प्रेशर पाया जाता है, उच्च वायुमंडलीय दाब पाया जाता है। यहां पर उच्च वायुमंडलीय दाब पाया जाता है, चाहे 30 डिग्री दक्षिण में जाए चाहे 30 डिग्री उत्तर में जाए। यहां पर क्या है, देखो 30 डिग्री उत्तर में 30 डिग्री दक्षिण में अक्षांशों के साथ साथ उच्च वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है, और इसको हम उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहते हैं। ये उष्ण निम्न वायुदाब क्षेत्र था, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र हो गया। तो हवाएं हाई से लो की तरफ ऐसे मूव करती हैं, हवाएं हाई से लो की तरफ इस तरह से मूव करती हैं। ठीक है, फिर हम बात करें पुनः ध्रुवों की तरफ जब हम चलते हैं तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर निम्न वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं। अब यहां पर जो प्रेशर होगा वो लो है, यहां पर जो प्रेशर है वो लो है, यहां पर जो प्रेशर है वो लो है। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर क्या है, प्रेशर लो है, वायुदाब कम है। और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर वायुदाब ज्यादा है। तो अब हवाएं हाई से लो की तरफ ऐसे मूव करती हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ हवाएं हाई से लो की तरफ ऐसे मूव करती हैं। ये जो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर जो वायु की पेटियां बनते हैं उन्हें अधोध्रुव निम्न वायुदाब पेटी कहा जाता है, यानी सब पोलर। सब पोलर का हो गया, तो सब पोलर लोअर प्रेशर जोन है ये। अब जब हम पोल पर जाते हैं, ध्रुवों पर जाते हैं, तो यहाँ हाई प्रेशर है, दक्षिण में भी पोल पर यहाँ पर हाई प्रेशर है। तो अब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे चलेंगी। अब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे चलती हैं। ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है और इसे हम ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। ये वायुदाब पेटियां स्थायी नहीं होती हैं, अर्थात ये जो वायुदाब की जो पेटियां बनी है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ये पेटियां स्थायी नहीं होती हैं। ये सूर्य की किरणों के विस्थापन के साथ साथ ये पट्टियां भी विस्थापित होती रहती हैं, इधर उधर मूव करती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियां दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में ये उत्तर की ओर होती हैं। अर्थात जब उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है तो ये पेटियां कहाँ होती हैं, दक्षिण में। जब दक्षिण में ठंड पड़ती है तो ये पेटियां कहाँ होती है, उत्तर में होती हैं। तो ये कुछ वायुदाब पेटियां थी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर और पोलर पर, ध्रुवों पर। देखो यहां पर इस चीज को दिखाया गया है, देखो ये है हमारा विस्पत व्रत, जहां लो प्रेशर है, जहां पर लो प्रेशर है ये 30 डिग्री पर हाई प्रेशर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हाई प्रेशर बेल्ट है, तो और ये है ट्रॉपिकल लो बेल्ट है, तो ये है ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। 60 डिग्री पर जाते हैं तो यहाँ पर फिर लो प्रेशर बेल्ट बनती है, जिसको सब पोलर कहते हैं, और यहाँ पर जाते हैं तो पोलर हाई प्रेशर बनता है। अब इस हाई से हवाएं लो की तरफ आ रही, यहाँ पर ये पवने हैं, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि ये पवने इधर से आ रही हैं। इधर से जब पवने आ रही हैं तो ये दिशा है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं, अर्थात उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने हैं जो यहाँ पर चलती हैं। यहाँ पर जो चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, उनको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं, यानी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है। थोड़ी ऊपर जाते हैं 60 डिग्री पर, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, तो हवाएं हाई प्रेशर से यानी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ प्रवाहित होती है। इनको हम कहते हैं वेस्टर्लीज, अर्थात वेस्ट से आती हुई लगती है तो वेस्टर्लीज, और हिंदी में इनको हम कहते हैं पछुआ पवने। हिंदी में क्या कहते हैं, पछुआ पवने। देखो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो वेस्टर्लीज हैं, इनको पछुआ पवने कहा जाता है। फिर पोलर रीजन पर जाते हैं तो यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट है, जिसको पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। यहाँ से फिर हवाएं लो प्रेशर बेल्ट की तरफ इस तरह मूव करती हैं।
इस तरह से मूव करती है। वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। इस क्षैतिज गतिज वायु को ही हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवनें हमेशा उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होती हैं। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है, जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाले बल को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल के नाम से इसको जाना जाता है। अर्थात पवनों की जो दिशा है, इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। हमेशा ये उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं हवाएं। लेकिन जब ये धरातल पर प्रवाहित होती हैं हवाएं, तो धरातल पर बहुत सारी भौतिक संरचनाएं पाई जाती हैं, भौतिक विषमताएं पाई जाती हैं, जिनको धरातलीय विषमताएं कहते हैं। जैसे कहीं पर पहाड़ पाए जाते हैं, कहीं पर पठार पाए जाते हैं, कहीं पर बहुत घने घने वन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, जो हवाओं के वेग को और दिशा को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर घूमती है, तो उसके कारण भी हवाओं की दिशा प्रभावित होती है, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाले बल को हम कोरियोलिस बल कहते हैं, कोरियोलिस बल कहा जाता है। देखो, यहां पर इस डायग्राम को आपको ध्यान से समझो, ताकि आपके लिए बहुत सारी हेल्प हो सकती है इस चैप्टर को समझने में। देखो, यह 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम कहते हैं भूमध्य व्रत या विषुवत व्रत के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लो प्रेशर जोन रहता है, जिसको हम अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या ITCZ के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्षेत्र एक लो प्रेशर जोन है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी आती हैं, और सीधी किरणें आने के कारण यहाँ तापमान हाई होता है। तापमान हाई होने के कारण हवाएं गर्म होती हैं, और गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती हैं। गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती हैं। तो ये लो प्रेशर बेल्ट हो गई। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहां पर हाई प्रेशर है, उच्च वायु दाब है। यहां पर उच्च दाब है, यहां पर भी उच्च दाब है, यहां पर भी उच्च दाब है। ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अब हमें जैसे पता है कि हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती हैं। अब यहाँ पर जो शीतोष्ण निम्न वायुदाब क्षेत्र था, नहीं, उष्ण निम्न वायुदाबीय क्षेत्र था, जिसको हमने अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा था, जब ये 30 डिग्री पर पहुंचता है, तो हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर पर जो बनता है, इसको हम कहते हैं उपोष्ण, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब। अब यहाँ पर प्रेशर हाई है और यहाँ पर प्रेशर लो है, तो हवाओं की गति हाई से लो की तरफ होती है। हवाओं की गति हाई से लो की तरफ होती है। हवाओं की गति हाई से लो की तरफ होती है। हवाओं की गति हाई से लो की तरफ होती है। अब ये हवाएं इधर से आ रही हैं, तो इधर जो दिशा है वो कौन सी है? उत्तर पूरब। तो इनको हम कहते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। ये जो हवाएं ये चल रही हैं, इस तरह से आ रही हैं, इन्हें हम उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कह रहे हैं। जब ये हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, तो उनको दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहा जाता है, यानी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और उत्तरी गोलार्ध में इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहा जाता है। 30 डिग्री अक्षांश से जब हम जाते हैं 60 डिग्री अक्षांश पर, यहां पर 60 डिग्री अक्षांश पर फिर से एक लो प्रेशर बेल्ट हमें देखने को मिलती है। चाहे हम उत्तर में जाएं, चाहे हम दक्षिण में जाएं, यहां पर फिर से हमें एक लो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलती है। इस लो प्रेशर बेल्ट को हम कहते हैं सब पोलार लोअर प्रेशर बेल्ट, यानी अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। अब यहां पर लो प्रेशर है और 30 डिग्री पर हाई प्रेशर है, तो अब हवाएं इस तरह से जाती हैं यूं। अब हवाएं उच्च से हाई की तरफ जाएंगी, और ये हवाएं इस तरह से जाती हैं। अब ऐसा लगता है मानो ये हवाएं पश्चिम से आ रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये हवाएं जो आ रही हैं, कहां से आ रही हैं? पश्चिम से। अब ये हवाएं पश्चिम से आती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए इन्हें हम पछुआ पवनें कहते हैं, या वेस्टर्लीज के नाम से जानते हैं। क्लियर? जैसे ही हम पहुंचते हैं ध्रुवों पर, चाहे दक्षिण ध्रुव पर पहुंचे, चाहे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे, यहां पर जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, यहां पर जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर जो प्रेशर था वो लो था। अब जो ये हाई प्रेशर है ध्रुवों पर, इसको हम कहते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र।
ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र यानी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब उच्च दाब से हवाएं फिर कहाँ चलेंगी? निम्न दाब की तरफ। ऐसे उच्च दाब से हवाएं कहाँ चलेंगी? फिर निम्न दाब की तरफ चलती हैं, इस तरह से। और इन हवाओं को हम कहते हैं पोलर विंड्स। अब ईस्ट से आती हैं तो पूर्वी कह देते हैं। ध्रुवीय पूर्वी पवने यानी पोलर ईस्ट विंड्स कहा जाता है। ध्रुवीय पूर्वी पवने, ध्रुवीय पूर्वी पवने, इनको यहां पर कहा जाता है। अच्छा, 0 डिग्री से और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में इन हवाओं के परिसंचरण से एक कोस्ट बनता है जिसको हेडले सेल कहा जाता है। 30 डिग्री से और 60 डिग्री के बीच में एक सेल बनता है जिसको फेरल सेल कहा जाता है। यहां पर जो हवाएं चलती हैं उनको ध्रुवीय जेट प्रवाह कहा जाता है। फेरल सेल और हेडले सेल के बीच में जो हवाएं चलती हैं उनको उपोष्ण जेट प्रवाह कहा जाता है। 60 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में जो कोस्ट बनता है उसको ध्रुवीय कोस्ट कहते हैं। ध्रुवीय कोस्ट और फेरल कोस्ट के बीच में चलने वाली हवाओं को हम ध्रुवीय जेट प्रवाह के नाम से जानते हैं। ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण था। आप सभी के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।